हल्की बारिश में दो पर्वतारोहियों की जान चली गई, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। 28 सितंबर 2022, ताकुश रॉक, कैलिफोर्निया। 33 वर्षीय डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर और उनके क्लाइंबिंग पार्टनर जमीन से 1000 फीट ऊपर एक संकरी ग्रेनाइट शेल्फ पर हैं। एक जबरदस्त तूफान पहाड़ पर कहर बरपा रहा है। तापमान तेजी से गिर रहा है। बर्फीली बारिश चट्टान से बह रही है। हंगामे के बीच भी वे शांत रहते हैं और समझदारी से तूफान से दूर हटने का फैसला करते हैं। अब उन्हें सिर्फ एक सामान्य पेड़ के एंकर से रैपलिंग करके जमीन पर पहुंचना है। आसान, रोजमर्रा की बात। वही आपातकालीन प्रक्रिया जिसे उन्होंने 100 बार बिना गलती के की है। अगले कुछ सेकंड में होने वाली घटना बचाव जांचकर्ताओं को चौंका देगी। ये है चेल्सी वॉल्श के डरावने आखिरी मिनट। एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। अधिकांश लोगों को 1000 फीट ऊपर उंगलियों के सहारे लटकना डरावना लगता है, लेकिन चेल्सी वॉल्श के लिए वहीं उसका बेचैन दिमाग शांत होता था। वो कोई एड्रेनलिन की दीवानी नहीं थी। वो एक एमी नामांकित डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर थीं, जो भ्रम तोड़कर रोजी रोटी कमाती थीं। अधिकांश क्लाइंबिंग मीडिया जहां प्रोफेशनल एथलीट्स की काया का महिमामंडन करते हैं, वहीं चेल्सी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर्स की अनकही महामारी उजागर की, जो उन्हें चुपचाप बर्बाद कर रही थी। वो इस इंडस्ट्री में असहज सच्चाइयों का सामना वैज्ञानिक अनुशासन के साथ करने के लिए मशहूर थीं। 28 सितंबर 2022 की सुबह वो सैन जैसिंटो पर्वतों में ताकुश रॉक की ओर गाड़ी चलाकर गईं, और उन्होंने इस पहाड़ का सामना भी उसी रवैये के साथ करने की योजना बनाई थी, ठंडे वैज्ञानिक अनुशासन के साथ। उनके साथ उस दिन चढ़ाई करने वाले साथी बैठे थे, जो पारंपरिक रॉक क्लाइंबिंग की पतली सीमाओं के लिए उपयुक्त नहीं थे। उन्होंने 7 साल तक 80,000 लोगों के सामने पूरी रफ्तार से टकराकर पैसे कमाए। उनका नाम गैविन एस्कोबार था। डैलस काउबॉयज ने उन्हें 2013 में ड्राफ्ट किया था, और अगले 7 सालों में वे डैलस, कैंसस सिटी चीफ्स, बाल्टीमोर रेवेंस, क्लीवलैंड ब्राउन्स और मायामी डॉल्फिन्स के बीच घूमते रहे। 2019 में रिटायर होने से पहले, और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने लगभग हर उस व्यक्ति को चौंका दिया जो उन्हें जानता था। एनएफएल से रिटायर होने के बाद वे फायर फाइटर बन गए और एक नया शौक अपनाया, रॉक क्लाइंबिंग। उस सुबह टाकुश रॉक की पश्चिमी दीवार पर वे फॉलोअर थे, और चेल्सी को ही पता था कि वे कहां जा रहे हैं। ये ग्रेनाइट चट्टान थी जिसका काला इतिहास था, और जो सैन जैसिंटो पर्वतों में आइडलवाइल से करीब 8000 फीट ऊपर थी। कौया लोग जो पीढ़ियों से इस पर्वत की छाया में रह रहे थे, तब से जब वह कोई पर्वतारोही रस्सी लेकर नहीं आया था। तकुश नाम का अर्थ था एक दुष्ट बुरा शमन, जिसकी आत्मा ने चट्टान के भीतर स्थायी निवास बना लिया था, और वो अनंत काल तक मानव आत्माओं को पकड़कर उन्हें हमेशा के लिए पर्वत के अंदर खींच ले जाता था। और पर्वतारोहियों के लिए तकुश अमेरिका के सबसे कठोर पारंपरिक पर्वतारोहण स्थलों में से एक था। पर्वतारोही दशकों से इन दीवारों पर गिरने, खराब एंकरों और अन्य अजीब कारणों से मरते आ रहे थे। इसी वजह से 1956 तक पर्वतारोहण के अग्रदूतों को एक नया गणितीय सिस्टम बनाना पड़ा, जिससे वे बता सकें कि कोई रास्ता कितना खतरनाक है। उन्होंने ठीक इसी दीवार के लिए आधुनिक अमेरिकी रॉक क्लाइंबिंग ग्रेडिंग सिस्टम बनाया। यह 5.0 से शुरू हुआ था, जो एक साधारण चढ़ाई के लिए था, और 5.9 पर खत्म होता था, क्योंकि उस समय 5.9 को इंसानी सहनशक्ति की अंतिम सीमा माना जाता था। उस सुबह चेल्सी ने उनके लिए जो पहली रूट चुनी थी, उसका ग्रेड क्या था? बिल्कुल सही, वो डेव्स डिविएशन थी। तकुश की पश्चिमी दीवार पर एक क्लासिक 5.9 रूट, जिसे वो अच्छी तरह जानती थी। पायनियर मानकों के अनुसार यह सबसे कठिन मानी जाने वाली चढ़ाई थी। असल में ये वही रास्ता था जिसे वो पहले भी दर्जनों बार चढ़ चुकी थी। उस दिन सुबह पहाड़ ऐसा लग रहा था जैसे चिंता की कोई बात नहीं थी। आसमान साफ था, तापमान सामान्य था, और हालांकि मौसम पूर्वानुमान में हल्की बारिश की संभावना बताई गई थी, अनुभवी ताकुश पर्वतारोही जानते थे कि इसका कोई खास मतलब नहीं है। उस ऊंचाई पर सब कुछ जल्दी सूखता है, और हल्की फुहार कभी लौटने का कारण नहीं बनी। इस रास्ते का पहला हिस्सा चट्टान में एक खड़ी दरार है, जिसमें पकड़ने के लिए कोई आसान सहारा नहीं है। ऊपर चढ़ने के लिए
एक पर्वतारोही को अपनी उंगलियां चट्टान की पतली दरारों में फंसानी पड़ती हैं। उन्हें तब तक घुमाना पड़ता है जब तक वे लॉक न हो जाएं, और फिर हड्डी और घर्षण का इस्तेमाल करके अपने पूरे शरीर का वजन दीवार पर ऊपर खींचना पड़ता है। लेकिन डेव्स डिविएशन का दूसरा हिस्सा असली खतरे वाला है, क्योंकि दरार आखिरकार गायब हो जाती है और पर्वतारोही को इस तेज कोण वाली, पूरी तरह से चिकनी ग्रेनाइट की सतह पर ले जाती है। यह कोई हाथ या पैर रखने की जगह नहीं है और कोई भी सुरक्षा उपकरण लगाने की जगह नहीं है। इस बिंदु पर दीवार से जुड़े रहने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने जूतों के सपाट रबर को चट्टान के सूक्ष्म क्रिस्टलों पर दबाएं और अपने संतुलन पर भरोसा करें। पर्वतारोही इसे रनआउट कहते हैं। इसका मतलब है कि चढ़ाई के इस बिंदु पर अगर चेल्सी के जूते जरा सा भी फिसलते तो उन्हें इस 8000 फुट ऊंची ग्रेनाइट की दीवार से नीचे फिसलने और बुरी तरह घिसटने से कोई नहीं रोक सकता था। नौसिखिए के लिए ये चट्टान मौत का जाल है, लेकिन चेल्सी वीकेंड टूरिस्ट नहीं थीं, बल्कि वो दक्षिणी कैलिफोर्निया के क्लाइंबिंग जगत की मंजी हुई खिलाड़ी थीं। उनके साथ ही उन्हें एक सावधान और परफेक्शनिस्ट मानते थे, जो पारंपरिक क्लाइंबिंग के जोखिमों की बारीक गणना को बेहद गंभीरता से लेती थीं। चेल्सी के लिए यह खुली चट्टान एक पवित्र स्थान थी। दीवार पर टिके रहने की गहरी एकाग्रता ने उसकी दौड़ती सोच को शांत कर दिया। वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी थी। आज कुछ भी अलग नहीं होना था। तो सुबह 8 बजे तक उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, जिसमें चेल्सी सबसे आगे रास्ता दिखा रही थी। उसने अपने फटे हुए क्लाइंबिंग ग्लव्स पहले से ही अपने हाथों पर टेप कर रखे थे और उसकी हार्नेस से सुरक्षा उपकरणों का पूरा सेट लटक रहा था, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ये काम 100 बार किया हो। उसने अपनी चढ़ाई को डॉक्यूमेंट करने के लिए अपना फोन सुरक्षित रूप से अपनी जेब में रखा था। वो अभी भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी, चाहे वो हजारों फीट ऊपर हवा में ही क्यों ना हो। हमेशा देखती रहती थी और हमेशा रिकॉर्ड करती रहती थी। उसके पीछे गैविन सिर्फ एक स्लिंग और कुछ नट्स के साथ चढ़ रहा था, जो कि मूल रूप से ऐसे है जैसे कोई बंदूक की लड़ाई में पॉकेट नाइफ लेकर पहुंच जाए। वो ठीक था, यही योजना थी। चेल्सी दीवार में गियर लगा रही थी। गैविन का काम था उसके पीछे चढ़ना, उसे निकालना और गिरना नहीं। किसी भी समय चेल्सी या गैविन ने अपनी शारीरिक क्षमताओं या स्थापित सुरक्षा सीमाओं के बाहर काम नहीं किया। यह एक समस्या सुलझाने का अभ्यास था, एक ऐसी चढ़ाई थी जो व्यवस्थित सोचने वालों के लिए थी, न कि लापरवाह एड्रेनलिन के पीछे भागने वाले पर्वतारोहियों के लिए। एक एक पिच करके वे चेल्सी की माहिरता के दम पर इस विशाल चट्टान पर काबू पाते गए। वो अनुभवी की तरह शांत और व्यवस्थित चल रही थी। जब वह खड़ी दरारों तक पहुंची तो उसने अपनी टेप लगी उंगलियां ग्रेनाइट में फंसा दी, उन्हें मजबूती से जकड़ लिया और खींचा। हर कुछ फीट पर वह रुकती, सुरक्षा उपकरण दरार में लगाकर रस्सी को कार्बिनर में क्लिप करती और ऊपर चढ़ती जाती। 60 फीट नीचे गैविन उसका पीछा कर रहा था। वह 254 पाउंड के शरीर का उपयोग कठिन रास्तों को पार करने, योजना के मुताबिक सावधानी से सुरक्षा उपकरण निकालने और उन्हें अपनी हार्नेस में अच्छे से क्लिप करने के लिए करता, क्योंकि उतरते समय इसकी जरूरत थी। सुबह 10:30 बजे तक वे चढ़ाई के सबसे कठिन शारीरिक हिस्सों को पहले ही पार कर चुके थे। उस समय वे रास्ते के ऊपर की ओर पाइन ट्री लॉज नामक एक संकरी चट्टान की शेल्फ पर थे। उनके बाईं ओर पर्वतारोहियों का एक अलग समूह एक और भी कठिन पास की चढ़ाई सुपर पूपर नामक रास्ते पर संघर्ष कर रहा था, जो कि वैसे असली पर्वतारोहियों द्वारा एक असली 5.10 बी रास्ते को दिया गया असली नाम है। टोक्विश की ग्रेनाइट दीवारें प्राकृतिक एम्फीथिएटर की तरह आवाज को गूंजाती हैं, जिससे दूर के पर्वतारोही भी पास लगते हैं। सुपर पूपर ग्रुप, जो बाईं ओर अपनी ऊपरी पिचों पर संघर्ष कर रहे थे, चेल्सी और गेविन की बातें बिना कोशिश साफ साफ सुन सकते थे, और जब वे आराम करने के लिए रुके तो उन्हें जो बात चेल्सी और गेविन की जगह से चट्टान पर गूंजती हुई साफ साफ सुनाई दी, वो थी बातचीत और हंसी। वे चढ़ाई का आनंद ले रहे थे, ना कि सिर्फ झेल रहे थे। वे ना तो रास्ता भटक गए थे और ना ही सही रास्ता चुनने को लेकर बहस कर रहे थे, और मुझे शक है कि अगर वे सच में शारीरिक रूप से थक चुके होते तो वे हंस भी नहीं रहे होते। हर तकनीकी कदम बेहतरीन तरीके से की गई थी। वे अपनी सीमाओं के भीतर पूरी तरह से काम कर रहे थे और देर सुबह की धूप में नहाए हुए थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुसीबत उनके सामने मंडरा रही है। ठीक उसी सुबह 11:42 बजे
ताकुश की पूर्वी चट्टानी दीवार पर मौजूद अन्य पर्वतारोहियों ने तस्वीरें लीं जब काले बादल आने लगे, और उन तस्वीरों में क्षितिज पर जो बादल दिख रहे थे वे बिल्कुल भी चुपचाप ऊपर से गुजरने के मूड में नहीं थे। देखिए, ताकुश रॉक एक गर्म रेगिस्तानी घाटी के ठीक ऊपर स्थित है, और गर्मियों के अंत में जब वह गर्म रेगिस्तानी हवा 8000 फीट ऊंची ग्रेनाइट की दीवारों से टकराती है तो यह पहाड़ एक विशाल कंक्रीट की ढलान की तरह काम करता है। गर्म हवा जब ऊपर धकेली जाती है और हजारों फीट ऊपर ऊंचाई पर मौजूद जमा देने वाले वायुमंडल में जा पहुंचती है तो वो तुरंत ठंडी होकर संघनित हो जाती है। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से परत दर परत बनती जाती है और अदृश्य वर्षा की नमी को कुछ ही घंटों में चोटी के ठीक ऊपर एक विशाल अलग थलग तूफानी सेल में बदल देती है। मौसम विज्ञानी इसे ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। चेल्सी और गेविन के लिए इसका मतलब शुरू में सिर्फ इतना था कि हल्की बूंदाबांदी उनके हेलमेट पर पड़ रही थी, जो जिक्र करने लायक भी नहीं थी। फिर हालात और खराब हो गए क्योंकि दोपहर तक तूफान आ गया, और ये वो हल्की बारिश नहीं थी जिसका मौसम पूर्वानुमान में जिक्र किया गया था। इसके बजाय दोपहर में जो आया वह एक पूरी उग्र पहाड़ी आंधी थी, जिसने बिना किसी चेतावनी के पश्चिमी चट्टानी दीवार पर जोरदार हमला किया और कुछ ही सेकंड में माहौल को बदल दिया। तापमान तुरंत गिर गया, बिजली इतनी जोर से कड़की कि वह शारीरिक रूप से महसूस हुई, ग्रेनाइट की दीवारों से टकराकर और गूंजकर इतनी बढ़ गई कि वह मौसम कम और किसी स्पीकर के अंदर होने जैसा ज्यादा लगने लगी। छोटे ओले उनके हेलमेट से टकराए और बारिश गिरने की बजाय चट्टान पर धाराओं की तरह बह रही थी, जिससे दरारें पानी से भर गईं। चेल्सी ने जिन दरारों में उंगलियां फंसाई थीं, वही घर्षण वाली स्लैब अब पानी से बह रही थी, जिस पर उसने 45 मिनट पहले रबर सोल्स पर भरोसा किया था। बारिश में ग्रेनाइट के साथ क्या होता है, ये देखिए। सूखे मौसम में चट्टान की सतह पर मौजूद सूक्ष्म क्रिस्टल्स इतनी बनावट बना देते हैं कि क्लाइंबिंग रबर को पकड़ मिल जाती है। यह ज्यादा नहीं है, बस घर्षण का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इतना काफी होता है। पारंपरिक रॉक क्लाइंबिंग घर्षण के इसी छोटे हिस्से पर निर्भर है, लेकिन बारिश ग्रेनाइट को भिगो दे तो ये हिस्सा खत्म हो जाता है। चेल्सी के जूते, जो 2 घंटे पहले तक पूरी आत्मविश्वास के साथ घर्षण स्लैब पर टिके हुए थे, अब दीवार पर उतना ही फिसल रहे थे जैसे बाथरूम के फर्श पर मोजे। चट्टान अब लगभग सीधी कांच जैसी हो गई थी। उस दिन दोपहर 12 बजे चेल्सी और गेविन पूरी तरह से रुके हुए थे। वे डेव के डिविएशन पार कर अपर रॉयल्स आर्च की ओर चढ़ रहे थे, तभी तूफान आ गया और आगे चढ़ना संभव नहीं रहा। 8000 फीट की ऊंचाई पर खुले ग्रेनाइट रिज पर धातु की रस्सी से जुड़े 2 लोगों के रूप में उन पर बिजली गिरने की संभावना ने ये असंभव बना दिया था। अब दीवार से नीचे उतरने का एक ही तरीका था, और चेल्सी को वो पता था। इसे बेल कहा जाता है, जो असल में चढ़ाई की भाषा में एक मजबूरन पीछे हटने को कहते हैं, जिसमें रस्सी के सहारे चट्टान से नीचे उतरना होता है। ये अनुभवी पर्वतारोही की मानक प्रक्रिया है, जिसे वे अभ्यास, तैयारी और जरूरत पड़ने पर लागू करते हैं। चेल्सी पहले भी रैपल करके पीछे हट चुकी थी। आखिरकार वो अनुभवी पर्वतारोही थी, उसे सही कदम पता थे, इसलिए वह तूफान में सबसे करीब एंकर पॉइंट की ओर बढ़ी, जो नीचे पाइन ट्री लेज पर था। वही संकरी चट्टान की शेल्फ जहां वे 20 मिनट पहले हंस रहे थे, अब एक ठंडी भीगी हुई जगह बन गई थी, जो तूफान के बीच में थी। तापमान इतनी तेजी से गिर गया था कि चट्टान से बहता पानी लगभग जमने के कगार पर था। चेल्सी की हार्नेस भीग गई थी, रस्सी भारी हो गई थी और धातु उपकरणों से ठंड दस्तानों में महसूस हो रही थी। फिर भी वो कुशलता से आगे बढ़ रही थी। ये वही चेल्सी वॉल्श थी जो असुविधाजनक सच्चाइयों को ठंडे वैज्ञानिक नजरिए से देखती थी। किनारे चीड़ के पेड़ पर नायलॉन वेबिंग की लूप बंधी थी, जो असामान्य नहीं है। पारंपरिक क्लाइंबिंग में पीछे हटने वाली टीमों के लिए यह आम बात है कि वे एक पेड़ के चारों ओर बंधी वेबिंग की एक लूप छोड़ दें, जिसे रैपल एंकर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइंबर इसे टैट कहते हैं। आप इसे अगले व्यक्ति के लिए छोड़ते हैं क्योंकि उसे जरूरत हो सकती है, और नायलॉन लूप की कीमत बहुत कम होती है। ताकुश रॉक पर दशकों से चढ़ाई हो रही थी, इसलिए पाइन ट्री लेज पर चीड़ के पेड़ पर टैट मिलना हैरानी की बात नहीं थी। चेल्सी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, और जो उसने अपने हाथ में महसूस किया वह वेबिंग की एक लूप थी,
जो उसके हाथों में लचीली, मुलायम और लचीली थी। वो वैसे ही हिल रही थी जैसे वेबिंग को चाहिए। उसने देखा, उसका रंग गहरा था और वो बिल्कुल सही लग रही थी। कोई घिसावट या नुकसान नहीं था। वो गरजते तूफान में खड़ी थी। बर्फीली बारिश उसके हेलमेट पर गिर रही थी। बिजली चोटी को धमका रही थी और एक नए पर्वतारोही की उस पर निर्भरता थी कि वो दोनों को सुरक्षित नीचे ले आए। उसका दिमाग, जो ग्रेनाइट दीवारों पर जोखिम आंकने में माहिर था, वेबिंग देखकर समझ गया कि ये आपातकालीन रैपल में दोनों का वजन सह सकती है। चेल्सी ने गेविन को बुलाया और दोनों ने बारिश में काम शुरू किया। चीड़ के पेड़ के नीचे की जमीन समतल नहीं थी, बल्कि खड़ी तिरछी ग्रेनाइट स्लैब थी। सूखी हालत में आप उस पर खड़े हो सकते थे, लेकिन बर्फीली बारिश के बाद वो आइस रिंक बन गई थी और वहां बिना फिसले खड़े रहना मुश्किल था। रैपल रस्सियां व्यवस्थित करते समय गीली चट्टान से फिसलने से बचने के लिए चेल्सी और गैविन दोनों को खुद को उसी वेबिंग लूप से बांधकर पीछे झुकना पड़ा। ये चेल्सी का वजन, गैविन का भारी 254 पाउंड का शरीर, साथ ही उनका भारी धातु का क्लाइंबिंग गियर और पानी में भीगे कपड़े, ये सब एक साथ उस कपड़े पर जोर डाल रहे थे। वे पीछे झुककर पूरा वजन कपड़े पर डालते हैं ताकि दोनों हाथों से भारी रस्सियां ऊपर खींच सकें। जैसा उम्मीद थी, उसने उन्हें संभाल लिया। शायद उन्होंने इस बारे में दोबारा सोचा भी नहीं होगा। क्लाइंबिंग वेबिंग का स्टैंडर्ड टुकड़ा पॉलीमाइड 6 से बना होता है, जो करीब 5000 पाउंड ताकत झेल सकता है, और वो एक इंसान के फ्री फॉल में गिरने से होने वाला जबरदस्त झटका सह सकता है, ना कि वो हल्का सा स्थिर दबाव जो वे उस पर डाल रहे थे। उनके वजन से तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। चेल्सी ने अपनी पर्सनल एंकर सिस्टम ली, नायलॉन में लूप किया और कैराबिनर लॉक किया। गैविन ने खुद को वहीं बांध लिया। तेज बारिश में भी उन्होंने रैपल सही से सेट किया। मैं कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। इसकी असली वीडियो भी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर चेल्सी ने बारिश में बेल सेटअप करते हुए फोन से रिकॉर्ड किया था। उस रिकॉर्डिंग में दिखता है कि घबराना उनकी सोच में आखिरी था। उन्होंने रस्सियां पिरोईं, सेफ्टी नॉट्स बांधे और सिस्टम दोबारा चेक किया। गैविन भारी था, इसलिए वही पहले नीचे गया। उसने अपना डिवाइस रस्सी से जोड़ा, किनारे के ऊपर पीछे की ओर झुका और किनारे से नीचे उतर गया। वह बस कुछ ही फीट नीचे गया था और फिर वेबिंग अचानक टूट गई। कोई चेतावनी या फटने की आवाज गरज के शोर में नहीं सुनाई दी। एक पल में वह उन्हें थामे हुए थी और अगले ही पल खिंचाव पूरी तरह से गायब हो गया। प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था, और चूंकि चेल्सी अभी भी उसी वेबिंग के टुकड़े से बंधी हुई थी ताकि वो गीली चट्टान से फिसल न जाए, अचानक उसे पहाड़ से थामे रखने वाला कुछ भी नहीं बचा था। चेल्सी और गैविन दोनों एक साथ पीछे की ओर चट्टान के किनारे से नीचे गिर गए, ताकुश रॉक की सीधी ग्रेनाइट दीवार से नीचे मौजूद पर्वतारोही जो तेज बारिश से बचने के लिए छुपे हुए थे, उन्होंने ये सब होते हुए सुना। गर्जन भरी बिजली और तेज ओलों की आवाज के बीच एक डरावनी आवाज घाटी के एम्फीथिएटर में गूंज उठी। पड़ोसी रास्तों पर मौजूद पर्वतारोहियों को ये एक विशाल चट्टान के गिरने जैसी आवाज लगी, जैसे कोई भूस्खलन पहाड़ से नीचे आ रहा हो। फिर सन्नाटा छा गया। पर्वतारोहियों ने मदद के लिए कॉल किया, लेकिन पहाड़ी बचाव के लिए 911 पर कॉल करने पर प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती। 8000 फुट ऊंची ग्रेनाइट चट्टान के किनारे एम्बुलेंस नहीं जा सकती और बिजली वाले तूफान में बचाव हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सकता। इसलिए रिवरसाइड माउंटेन रेस्क्यू यूनिट और कैल फायर को यह कठिन तरीके से करना पड़ा। ग्राउंड टीमों ने जुटकर पैदल ही बर्फीली बारिश में पश्चिमी दीवार के आधार की ओर चढ़ाई शुरू की। इसमें काफी समय लग गया और जब तक रेस्क्यू टीम आखिरकार दीवार के नीचे पहुंची, तब तक बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सैकड़ों फीट ऊंचाई से नुकीले ग्रेनाइट पत्थरों पर गिरने में किस्मत या चमत्कार की कोई संभावना नहीं रहती। चेल्सी और गैविन दोनों को गिरने में भयानक चोटें आई थीं और घटनास्थल पर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रास्ता बदलते हैं। हर महीने एक कहानी होती है जो YouTube पर नहीं जाती। अगर आप चाहें तो वो वहां है, पेट्रियन, लिंक नीचे है। तो हम कहां थे? जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई। देखो, सुपर पुपर रूट पर गवाहों ने 12:17 बजे 911 पर कॉल कर बताया कि उन्होंने पहाड़ से चट्टान गिरने की तेज आवाज सुनी थी।
यह क्लाइंबिंग एक्सीडेंट या दो लोगों के गिरने की नहीं, बल्कि चट्टान गिरने की घटना थी। पहले रिस्पॉन्डर्स जब दीवार के नीचे पहुंचे और मलबा देखा, तो उन्हें कारण तुरंत समझ आ गया, क्योंकि खाई में बिखरे सामान और टूटी हेलमेट के बीच आधे रेफ्रिजरेटर जितनी बड़ी चट्टान थी। और सबसे बड़ा सवाल जो वहां मौजूद हर एक पहले रिस्पॉन्डर के मन में था, वो ये था कि क्या उस चट्टान ने चेल्सी और गेविन को गिरने से पहले उस किनारे पर टक्कर मारी थी। अगर तूफान में सकरी ग्रेनाइट शेल्फ पर खड़े हों और इतनी बड़ी चट्टान टकरा जाए, तो यही नतीजा होगा। यह सब कुछ समझा देता। गिरने की विनाशकारी प्रकृति, मलबे का फैलाव, दीवार के उस पार गवाहों को जो आवाज सुनाई दी, ये सब एक भयानक लेकिन सीधा साधा हादसा होता। लेकिन जब क्लाइंबिंग टीम गीली चट्टान पर चढ़कर पाइन ट्री लेज पर एंकर साइट जांचने गई, तो उन्हें कुछ नहीं मिला। पेड़ पर कोई टक्कर के निशान नहीं थे और ना ही वेबिंग पर कोई कुचलने वाला नुकसान था। कोई सबूत नहीं था कि गिरावट से पहले लेज पर किसी बोल्डर ने कुछ टक्कर मारी हो। चट्टान ने उन्हें नीचे गिराया था, बल्कि गिरने से चट्टान ढीली हो गई थी। सैकड़ों पाउंड वजनी ग्रेनाइट का टुकड़ा जो रस्सी के कसने और दो लोगों के गिरने से ढीला हुआ था, उनके पीछे नीचे आ गया। अगर चट्टान गिरने से नहीं हुआ, तो फिर किस कारण हुआ? इसके बाद आरएमआरयू ने उनका निजी उपकरण देखा और यहीं पर मामला वाकई अजीब हो गया। जब आप दो लोगों के उपकरण जांचते हैं जो ग्रेनाइट दीवार से सैकड़ों फीट नीचे गिरे हैं, तो आप गलती ढूंढने की उम्मीद करते हैं। कोई छूटा हुआ क्लिप, खुला हुआ कैराबिनर या तूफान के दबाव में गलत बंधी हुई गांठ, कुछ न कुछ। अक्सर उपकरण ही बताता है कि क्या गलत हुआ, लेकिन चेल्सी का कैराबिनर पूरी तरह लॉक था। गेविन की फिगर 8 स्टॉपर गांठें रस्सी के दोनों सिरों पर सही तरह से बंधी थीं। उस ठंडी तूफानी रात चट्टान के किनारे उन्होंने सब कुछ सही किया। आरएमआरयू जांचकर्ताओं ने बरामद किए गए हर एक उपकरण की जांच की और उनकी निजी रस्सी और उपकरणों की व्यवस्था में कोई गलती नहीं पाई, बिल्कुल शून्य। बस एक चीज बची थी, नायलॉन वेबिंग का वो एक लूप जो अभी भी उनके एंकर सिस्टम से जुड़ा हुआ था, लेकिन जांचकर्ताओं के लिए वही हिस्सा असंभव था। नायलॉन वेबिंग दो लोगों के झुकने से नहीं टूटती। याद रखें, इसे करीब 5000 पाउंड भार झेलने के लिए बनाया गया है। इसका सस्ते जूते के फीते की तरह टूटना भौतिक रूप से समझ नहीं आता। और रहस्य तब और गहरा हो गया जब जांचकर्ताओं ने चेल्सी का फोन मलबे से बरामद किया। उन्हें गिरने से पहले रिकॉर्ड किया गया वीडियो मिला, जिसमें चेल्सी और गेविन पाइन ट्री लेज पर तेज बारिश में दिखे। वे न बहस कर रहे थे, न घबराए थे। वे न जल्दी में थे, न परेशान। वे शांत, व्यवस्थित और अपनी ट्रेनिंग के अनुसार बचने की तैयारी में थे। तो यह पता लगाने के लिए कि पूरी तरह सही ढंग से की गई वापसी कैसे दो मौतों में बदल गई, जांचकर्ताओं ने टूटी हुई वेबिंग को एक लैब में भेजा। उन्होंने इसे मशीन में कसकर इसकी ताकत जांची। ध्यान दें, इस सामग्री की सामान्य लूप लगभग 5000 पाउंड भार सह सकती है, लेकिन आधिकारिक पुल टेस्ट में वेबिंग ठीक 570 पाउंड पर ही फेल हो गई। यह मुश्किल से ही चेल्सी, गेविन और उनके गीले सामान का वजन संभालने लायक था। जैसे ही गेविन ने किनारे से कदम रखा और एक इंसानी शरीर की गतिशील ताकत जोड़ी, नायलॉन के पास टिकने का कोई मौका नहीं था। उनकी सारी बेहतरीन और बारीक योजना के बावजूद उनका भाग्य गणितीय और वैज्ञानिक रूप से तय हो चुका था। लेकिन वो क्यों टूटा? चेल्सी ने यह क्यों नहीं देखा कि वेबिंग क्षतिग्रस्त थी? इसका जवाब था कि नायलॉन वेबिंग का एक प्राकृतिक दुश्मन होता है जो वजन या बल से जुड़ा नहीं है। वो है सूरज। हर घंटा जो नायलॉन ऊंचाई पर तेज धूप में बिताता है, वहां की पराबैंगनी किरणें उस पॉलीमर चेन को तोड़ देती हैं जो इस सामग्री को उसकी मजबूती देती हैं। इस प्रक्रिया से घिसाव या फटना नहीं होता। इसके बजाय सूरज धीरे धीरे रंग को फीका कर देता है और कपड़े को इतना पकाता है कि वेबिंग चुपचाप कोई भी भार सहने की क्षमता खो देती है। और चूंकि पाइन ट्री लेज टैक्स विच रॉक के कम इस्तेमाल होने वाले उतरने के रास्तों में से एक के ऊपर स्थित है, इसलिए इलाके से परिचित स्थानीय पर्वतारोहियों ने अनुमान लगाया कि उस जगह पेड़ों पर छोड़ी गई पुरानी वेबिंग पूरी तरह से बिना छेड़े, बिना जांचे और बिना बदले हुए 1 दशक तक रह सकता है। जरा सोचिए, कैलिफोर्निया की धूप में 8000 फीट की ऊंचाई पर पड़ी ऐसी रस्सी का
जिसका इस्तेमाल शायद ही होता हो, पूरे एक दशक में क्या हाल होगा। जांचकर्ताओं ने लैब की नियंत्रित परिस्थितियों में वेबिंग को देखा तो पाया कि वह फीकी और भुरभुरी हो गई थी। एक सामान्य साफ दिन में चेल्सी जैसे अनुभवी पर्वतारोही उस सख्त नायलॉन को पकड़ते ही तुरंत समझ जाते कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहीं पर कहानी सच में क्रूर हो जाती है। वही तूफान जिसने चेल्सी और गेविन के लिए चढ़ाई जारी रखना नामुमकिन बना दिया, वही तूफान था जिसने उस कमजोर पड़ चुकी वेबिंग का टुकड़ा चेल्सी के हाथों में सुरक्षित लगा। क्योंकि पानी यूवी किरणों से खराब नायलॉन के साथ दो खास असर डालता है। पहली बात, यह भुरभुरे रेशों को मुलायम कर देता है, जिससे सूखे हालात में जो कठोरता तुरंत गलत लगती वो पूरी तरह गायब हो गई। वो वेबिंग जो पुराने चौक जैसी लगनी चाहिए थी, अब चेल्सी के हाथों नए गियर जैसी लग रही थी। दूसरी बात, पानी उस सामग्री को गहरा कर देता है, इसलिए जो हल्का फीका ग्रे रंग लैब में सालों की यूवी क्षति को दिखा रहा था, वो बारिश में पूरी तरह छुप गया। चेल्सी ने अपनी जान ऐसे गियर पर भरोसा करके लगाई जो अपनी असली ताकत के सिर्फ 11% पर काम कर रहा था, और उसे वो चीज सुरक्षित लगी। वो लापरवाह या असावधान नहीं थी, वह अनुभवी पर्वतारोही थी जो तूफान में उपलब्ध जानकारी से स्थिति जल्दी आंकी रही थी। तूफान ने बस ये सुनिश्चित कर दिया था कि जानकारी गलत निकले। चेल्सी वॉल्श ने हर एक चीज बिल्कुल सही तरीके से की, फिर भी वो आसमान से गिर गई, क्योंकि एक सड़ा हुआ नायलॉन का टुकड़ा सामने होते हुए भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब इतिहास का महान पर्वतारोही बिना किसी गलती के रैपल करता है, हर कैराबिनर लॉक करता है, फिर भी गिरकर अपनी जान गंवा देता है, तब क्या होता है? पहाड़ पर छोड़े गए किसी जाल की वजह से नहीं, बल्कि उस उपकरण के कारण जो वह सालों से अपनी ही देह पर पहने हुए था, और जो एक टिक टिक करती घड़ी की तरह था। अगला वीडियो टॉड स्किनर के डरावने आखिरी मिनटों के बारे में है।